हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम हमारा जो सीरीज चल रहा है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट, उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो आप लोगों के सामने है ना, ये आप लोगों के सामने 27वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज़ में कुल 26 वीडियो आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। आप लोगों को एक अलग से प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़ के नाम से आप जाकर के देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक सीक्वेंस में मिलेंगे, जो कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखा है ताकि आपको आसानी से ढूंढने में मदद मिले। तो देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में जानेंगे, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये समझेंगे, इसका क्या थीम रहा है ये समझेंगे। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में। तो फ्लैम थ्रोटेड जो बुलबुल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। फिर हम देखेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर हम जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जो अभी एक सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है, तो यह क्या है, तो इसके बारे में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन 4 टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, ये जो वीडियो है ना, आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में मिल जाता है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और आप देख सकें। तो हम इसमें जो पहला टॉपिक है वो इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो पहला है वो है यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो देखिए, पूरे विश्व भर में यहाँ पर 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, मतलब यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि दिवस का जो आयोजन है वो आर्द्र भूमि की जो महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे विश्व जगत में, जियोग्राफी में, इस पूरे भौगोलिक परिदृश्य को समझने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस बार का जो थीम था ना, कुछ इस प्रकार का था। देखिए, ये इस बार का पूरा लोगो डिज़ाइन किया गया था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2020 को ये मनाया गया। तो इसका जो इस बार का थीम था वो था यहाँ पर वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ये आप देख रहे हैं, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था। इसे हिंदी में कहेंगे हम आर्द्र भूमि और जैव विविधता। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है इसका थीम क्या था, क्योंकि कई बार एग्जाम में थीम पूछ ली जाती है। तो देखिए, ये कहाँ से आया है, ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि वेटलैंड डे मनाने का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो देखिए, आर्द्र भूमि वेट, जिसे हम इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, पर रामसर अभिसमन इसे हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, कि स्थायी समिति द्वारा 2021 के लिए स्वीकृत की गई थीम आर्द्र भूमि और जल है। ये भी याद रखना है कि जो 2021 के लिए यहाँ पर बनाया गया है थीम, वो क्या रहेगा, 2021 के लिए वेटलैंड एंड वाटर, लेकिन 2020 के लिए क्या है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो आर्द्र भूमि क्या होता है ये पहले तो पता होना चाहिए हमें। तो देखिए, आर्द्र भूमि क्या होता है कि रामसर जो कन्वेंशन है उसके तहत एक डेफिनेशन दी गई है। तो उसके तहत आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड की परिभाषा क्या है, तो देखिए, इसकी परिभाषा ये है कि दलदल, बाढ़ के मैदान, नदी एवं झीलें, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरी नहीं हैं तथा मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ, ये सभी क्या होते हैं, जो जैसे कि मानव निर्मित में बात करें तो तालाब हो गया, जलाशय हो गए, ये सभी के सभी जो डेफिनेशन बताई गई है इसमें, ये सभी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसके बाद इसकी जो प्राकृतिक महत्ता है उसके आधार पर ये पूरा वेटलैंड घोषित किया जाता है। और इसकी जो गहराई है, गहराई आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जो समुद्र की क्षेत्र है वहाँ से यदि कोई वेटलैंड घोषित किया जाता है तो उसकी जो गहराई है वह 6 मीटर से अधिक नहीं होगी। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कि प्रमुख बिंदु क्या क्या होते हैं, कि रामसर कन्वेंशन क्या है, ये सब मैं चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, 2 फरवरी 1971 में, मतलब 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। पर एक कन्वेंशन हुआ था बाकायदा, शहर का नाम याद रखिए, रामसर शहर के नाम पर ही इस पूरे कन्वेंशन का नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन। और देश कौन सा है, तो ईरान में ये शहर स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर यह देश है। तो यहाँ पर जब बहुत सारे कंट्री आपस में आकर के मिलते हैं तो क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड ये किया, वहाँ के जो कह सकते हैं कि हर देश की जो भी वहाँ पे उपस्थित है मंत्रालय के लोग, इन्वायरमेंट की सुरक्षा को लेके काम करने वाले, उन्होंने एक मतलब डिसीजन लिया। उस डिसीजन के माध्यम से ये कहा गया कि ये जितने भी देश हैं उन देशों में जो भी यहाँ पर वेटलैंड है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही
भारत सरकार ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने घोषणा करी है रामसर कन्वेंशन के तहत कि देश भर में अभी 10 आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित किया गया है। इसके लिए भी बाकायदा मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, रामसर कन्वेंशन के 10 नए जुड़े हुए वेटलैंड के बारे में। तो ये जो 10 वेटलैंड जुड़े हुए हैं, उसके बाद क्या हो गया, हमारे इंडिया में टोटल 37 वेटलैंड हो गए हैं। इससे पहले क्या था, 27 था, और अब जा कर के 10 जुड़ गए, तो अब ये हो गए हैं टोटल, आप देखेंगे तो ये हो गए 37। तो आप याद रखिए, पहले 27 था, अब हो गए हैं 10, हो गए हैं टोटल 37। और जो 37 ये अभी जो 10 जुड़े हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद पंजाब में है, और इसके बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में है। तो इन जो देशों में मतलब राज्यों में जो यहाँ पर बने हुए हैं, इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि 2 से 3 मिनट का है। आप उन्हें देखेंगे तो आपको 10 के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ना, पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को पहली बार मनाया गया था, जो कि इस सम्मेलन के कितने 16 वर्षों के पूरा होने के बाद मनाया गया था। जैसे कि आपको विदित होगा कि जो विश्व आर्द्रभूमि के लिए जो कह सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे 2 फरवरी 1971, और फिर 1997 में ये पहला इसका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जिसे बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज होते हैं, पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म, जिसे हम कहेंगे द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी एंड प्लेटफॉर्म, इसका जो एक्रोनिम्स होगा वो होगा IPBES, ने वैश्विक मूल्यांकन में आर्द्र भूमि को सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पहचान किया है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया हुआ है IPBES, मतलब द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी एंड प्लेटफॉर्म, जिसे यहाँ पर ये क्या है संस्था, ये किस प्रकार से काम करती है, तो देखिए इसको हम समझेंगे। तो IPBES जलवायु परिवर्तन पर बेहतर जानकारी हेतु वैश्विक वैज्ञानिक निकाय है। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी मतलब इंटर गवर्नमेंटल निकाय है। IPBES प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संदर्भ में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु के परिवर्तन में होने वाले परिवर्तन संबंधी अनुमान लगाने तथा इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। वर्ष 2012 में गठित IPBES द्वारा पेश की गई पहली वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है ये। फिर इसके बाद यूनेस्को के अनुसार विश्व की 40% पौधे एवं जीवों को की जो प्रजाति है वो आर्द्र भूमि में रहती है। तो एक बहुत बड़ा नंबर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 40% पेड़ पौधे और जीव ऐसे हैं जो कि आर्द्र भूमि में रहते हैं। तो ये इसलिए इनका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारत में 2017 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017 को पास किया गया था नामक इस तरीके का एक कानून बनाया गया था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। ये नाम से एक नियम बनाया गया था प्रबंधन करने के लिए। ये एक वैधानिक ढांचा है, मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क है, जिसके तहत अगर कोई वेटलैंड को नुकसान पहुँचाता है उसको बाकायदा यहाँ पर सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि वेटलैंड क्या है, किस प्रकार से इसका महत्व है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इसके कन्वेंशन है, और इंडिया ने किस प्रकार से कानून बनाया है इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो हमारे दूसरा टॉपिक है इसमें, वो है यहाँ पर फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल। तो देखिए, फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल है ना, जिसे यहाँ पर देखेंगे तो रूबी गुला भी कहा जाता है। इसका एक प्रचलित नाम है रूबी गुला, ये कहा जाता है। तो ये जो बुलबुल है ना, 36वां राष्ट्रीय जो खेल है उसका इसे शुभंकर बनाया गया है। तो ये शुभंकर बनाया गया है, तो किस प्रकार दिखती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, क्या यह किसी राज्य की मतलब स्टेट बर्ड भी है क्या, ये भी हम सब जानेंगे। तो देखिए, 36वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, नेशनल जो गेम्स होंगे उसके लिए बनाया गया, तो जरूर इसमें कुछ विशेष बातें होंगी। तो देखिए, ये जो स्पोर्ट्स होगा ना, 36वां राष्ट्रीय खेल वर्ष 2020 में 4 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में आयोजित होगा। तो फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में फोटो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यह गोवा का राजकीय पक्षी है, मतलब ये गोवा का स्टेट बर्ड्स हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक,
गोवा, उड़ीसा, पूर्वी केरल और उत्तरी तमिलनाडु में ये पाई जाती है। तो ये दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में ये शामिल किया गया है। तो रेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि यह जो प्राणी है, यह जो पक्षी है, यह बहुत ही संकटग्रस्त क्षेत्र में है। ये मतलब इसकी संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसा मतलब इसको लिस्ट कंसर्न में की श्रेणी में रखा गया है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये सूची 4 में इसे दर्ज किया गया है। तो देखिए, भारत की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कई अनुसूचियां हैं। तो उन्हीं अनुसूचियों के चौथी अनुसूची में ये दर्ज किया गया है। तो हम यहाँ पर सूची 1, सूची 2, सूची 3, सूची 4 एंड सूची 5, ये जो जितनी भी अनुसूचियाँ हैं इनको एक एक करके समझते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चौथी अनुसूची में जाने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अनुसूची 1 मतलब यहाँ पर अनुसूची को हम यहाँ पर इंग्लिश में स्केड्यूल कहते हैं। तो स्केड्यूल 1 के अंतर्गत शामिल प्रजातियों को सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनका शिकार करने वालों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। अनुसूची 2, 3 एंड 4 में क्या क्या शामिल किया गया है, क्या रूल्स है उसके। तो देखिए, यहाँ पर 2 to 4 की अगर हम बात करें तो शामिल जंगली जानवरों से होने वाले मानव एवं संपत्ति के नुकसान को देखते हुए अधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्र में जंगली जानवर के शिकार की अनुमति दे सकता है। मतलब इस श्रेणी में ऐसे जानवर को शामिल किया गया है यदि उनसे जान माल और संपत्ति की हानि होती है मानव को, तो उनसे बचाव के लिए उसका शिकार करने की अनुमति वहाँ का जो अधिकारी होता है वह वन्य अधिकारी दे सकता है, परिस्थिति को समझ करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर। जो अनुसूची 5 होता है, तो अनुसूची 5 में क्या रखा गया है, तो देखिए सूची 5 के नियम के तहत रहने वाले प्रजातियों को हिंसक की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसके तहत कौवा और फ्रूट बैट आते हैं। मतलब कौवा और फ्रूट बैट जो होते हैं ना, इनको यहाँ पर हिंसक प्राणियों की श्रेणी में, प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये कुल 5 स्केड्यूल हैं यहाँ पर, जहाँ पर डिफाइन किया गया है कौन से श्रेणी में कौन से एनिमल आते हैं और किस प्रकार से उनको मतलब उनसे सामना करने की आपको परमिशन दी गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक के बारे में। तो हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ना, ये न्यूज़ में कैसे, तो देखिए हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार और रजनीकांत ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है उसमें डिस्कवरी चैनल के साथ एक प्रोग्राम किया है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जो बियर ग्रिल्स है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो उसी प्रकार से एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर अक्षय कुमार और रजनीकांत जी ने बनाया है। आप लोगों को ये बताना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने बियर ग्रिल्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो भारत के किस टाइगर रिजर्व में बनाई थी, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो टाइगर बनाई मतलब जो प्रोग्राम बनाई है उसका नाम क्या है, इन टू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स। ये उस पूरे प्रोग्राम का नाम है, जो कि बाकायदा जो डिस्कवरी चैनल उस पर प्रसारित किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसका लोकेशन कहाँ पर है इस पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व का। तो ये देखिए, ये पूरा भारत का मैप है हमारा। भारत के मैप में जब ये आप आते हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका में ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। और यहीं पर आप देखेंगे कि ढोलास डेन बांदीपुर भी है। तो ये एक नेशनल पार्क है और फॉरेस्ट पार्क है ये पूरा का पूरा। अब इसकी हम विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में शामिल किया गया था। मतलब जब से प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आया गया है उसके तहत इसे शामिल किया गया था। इसे 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे ले लिया गया था और 1974 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो देखिए, ये आप मैप देख रहे हैं, मैप में आप यहाँ पर जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व देख रहे हैं यहाँ पे। तो टाइगर रिजर्व जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये अगर हम उत्तर की बात करें, मतलब ऊपर की तरफ आप देखेंगे इधर से आती हुई, तो इधर से आपको यहाँ पर दिखाई देगी
काबिनी नदी, और दक्षिण की तरफ से देखेंगे इस साइड से आती हुई तो यहाँ पर आपको मोयार नदी दिखाई देगी। मतलब ये उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से ये पूरा का पूरा जो वन्य क्षेत्र है ये पूरा घिरा हुआ है। इसके साथ साथ नुगु नदी पार्क से होकर ये बहती है। यह निकटवर्ती नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से मिलकर के यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाती का हिस्सा है ये। तो ये 3 अन्य यहाँ पर उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पर इंगित किया गया है, तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब मिलकर के यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। ये उसका पूरा हिस्सा है ये। इसे दक्षिण भारत में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण एशिया में यह जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो इंडिया में एनिमल मतलब हाथी है वो केरला में और तमिलनाडु और जो कर्नाटक है इस पूरे क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये दक्षिणी एशिया का, क्योंकि भारत है ना दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, तो दक्षिणी एशिया में यह सबसे ज़्यादा जंगली हाथियों का निवास स्थान है। तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व देश के सबसे धनी जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से पाया है ये 5B जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत जीव मतलब जीव विज्ञान से संबंधित है। तो 5B में कहेंगे हम तो 5B वेस्टर्न घाट माउंटेन बायोजियोग्राफी जोन में ये इंगित किया गया है, और उसमें से एक ये उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से यहाँ पर जो पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में के बाद ये भारत में इस स्थान पर सबसे ज़्यादा अधिक मतलब टाइगर और बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर। तो कर्नाटक जो है सबसे सेकंड नंबर पर आता है टाइगर के मामले में, और मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में टोटल 526 टाइगर है जो कि रिपोर्ट बताती है। तो टाइगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश है। इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यहाँ पर 524 टाइगर है, तो कर्नाटक यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग 766 है मतलब 766 जो नेशनल हाईवे है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 में वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि के समय यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसी जो वन्य जीव क्षेत्र होते हैं जो कि यहाँ पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनके द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं, वर्डिक्ट दिए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, वही मोस्टली एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बन जाती हैं उनकी। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यहाँ पर 34th सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो यह क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 1 फरवरी 2020 को हरियाणा के सूरज कुंड में 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया, मतलब यहाँ पर उद्घाटन किया गया उनके द्वारा। ये देखेंगे आप कि ये पूरा कुछ इस प्रकार से उसका डिज़ाइन है, ये उसका लोगो बनाया हुआ है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो उज्बेकिस्तान यहाँ पर इसका पूरा बाकायदा यहाँ पर लोगो दिखा रखा है, मतलब इसका पार्टनर नेशन है। और ये जो है पूरा 34th पूरा प्रोग्राम था जो कि 1 फरवरी से 16 फरवरी तक ये चल रहा है, और ये मतलब ये 16 तारीख को ये संपन्न होगा। तो इसकी मुख्य अगर बातों की बात करें, मुख्य बिंदुओं की, तो प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक ये हरियाणा के सूरज कुंड में भारत का एक पारंपरिक शिल्प उत्सव है ये, जो कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह शिल्प मेला 1987 से ही प्रारंभ हुआ था, जो कि अभी तक ये चल रहा है। तो अभी तक इसका कुल मिलाकर के 34वां संस्करण है ये। देश के सभी हिस्सों के पारंपरिक शिल्पकार, कलाकार, चित्रकार, बुनकर और मूर्तिकार इस वार्षिक उत्सव में भाग लेते हैं, जिसे सूरज कुंड शिल्प मेला या फिर सूरज कुंड डिज़ाइनरों का गांव कहा जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है, इसके पूरे दृश्य में ये आपको एक विशेष प्रकार के गांव का दृश्य दिखा रहा है कि किस प्रकार से गाँव में मेला लगता है। सूरज कुंड मेला साधारण कारीगरों को उनके कौशल के लिए वास्तविक पहचान और मूल्य प्रदान करता है। यह उन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने और बेचने के साथ साथ एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, जो कह सकते हैं कि छोटे मोटे मंझले किसान हैं, जो अपना चीज़ बनाते हैं, उसको यहाँ पर मार्केट में आकर के डायरेक्ट सेल कर देते हैं। सूरज कुंड मेले ने भारत की विभिन्न उल्लेखनीय शिल्प परंपराओं को संरक्षित किया है। यह कई कारीगरों और बुनकरों के लिए यह मेला
उनकी वार्षिक आय का एक मुख्य स्रोत है। वार्षिक आय का मुख्य स्रोत मतलब यहाँ पर आकर के वो अच्छी कमाई कर लेते हैं इस पूरे मेले में। तो दोस्तों ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने 4 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन किया है। एक है यहाँ पर वेटलैंड दिवस के बारे में, दूसरा है यहाँ पर फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, और 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के बारे में। तो इन 4 बिंदुओं के ऊपर मैं आप लोगों से एक मतलब चार सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। पहला ये कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, और भारत में कुल मिलाकर के अब वर्तमान में कुल कितने वेटलैंड क्षेत्र हो गए हैं। दूसरा, फ्लैम थ्रोटेड जो बुलबुल है यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तीसरा यहाँ पर कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है किन राज्य में है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कि सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव है यह कब से कब तक आयोजित किया जाता है और किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये 4 सवालों के जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और ये जो वीडियो है आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बाद के बीच में मिल जाता है। तो आप जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जैसे अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देख लें। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने वाले तो उन्हें भी जाकर के देख लीजिए। सो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।